हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े कि लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस क्या है, वो किस पोर्टल के द्वारा इसका जो है बिडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसके मिनिमम कितने रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह लगते हैं, इन सब के बारे में बेसिक डिटेल्स जो है हम लोग प्रीवियस क्लास में लिए थे। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि मोड ऑफ बिडिंग क्या है, मतलब बीडर जो होते हैं कैसे जो है ई ऑक्शन के थ्रू जो है IREPS के पोर्टल पर जाकर जो है बोली लगाते हैं। इन सबों के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में लेंगे। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं मोड ऑफ बिडिंग, मतलब बोली लगाने का मोड क्या है, तरीका क्या कहता है। मोड ऑफ बिडिंग विल क्लोज्ड इंडेड फॉरवर्डेड ई ऑक्शन ऑन IREPS पोर्टल। कहता है जो बीडर जो होते हैं IREPS के पोर्टल पे जाकर जो क्लोज्ड इंडेड फॉरवर्डेड ई ऑक्शन होते हैं ना, उसमें वो लोग बोली लगाता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्शन के कैटलॉग में जो है पहले से जो है ना डेट एंड टाइम फिक्स किया गया रहता है कि कब बोली लगाने का जो है से प्रोसेस शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है बीडर बोली लगाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है क्या है कि कूलिंग ऑफ पीरियड मिलता है 30 मिनट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड कितने मिनट का होता है, तो 30 मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। आपको हम प्रीवियस क्लास में बता भी चुके हैं IREPS जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होता है, 30 मिनट का दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्या होता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, कहता है कि शेड्यूल्ड इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लॉट्स, मतलब दो सक्सेसिव लॉट्स के बीच में शेड्यूल्ड इंटरवल का भी प्रोग्राम रखा गया है। वो 10 मिनट्स का होता है, 10 मिनट का होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आए दिन जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि दो सक्सेसफुल लॉट्स के बीच में, टू सक्सेसिव लॉट्स के बीच में जो शेड्यूल्ड इंटरवल होता है वो कितने मिनट का होता है, 10 मिनट्स का होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड कितने मिनट का होता है, 30 मिनट्स का होता है। कहता है कि अगर कोई बीडर लास्ट 2 मिनट में, मतलब बीड अगर कोई क्लोजिंग हो रहा हो लास्ट के 2 मिनट में कोई रिसीव होता है, तो उस कंडीशन में इसका ऑटो एक्सटेंशन जो है 2 मिनट का मिल जाता है। इंपॉर्टेंट है, कहता है कि लास्ट 2 मिनट्स ऑफ बीड क्लोजिंग टाइम रिसीव्ड। अगर कोई बीडर जो है लास्ट के जो क्लोजिंग टाइम है बीड का, अगर 2 मिनट लास्ट में जो अगर कोई रिसीव होता है तो ऑटो एक्सटेंशन जो है 2 मिनट का लगता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। कि लास्ट अगर 2 मिनट में कोई बीडर कोई मैसेज रिसीव होता है इसमें, तो क्या होता है, ऑटो एक्सटेंशन जो है ऑटोमेटिक 2 मिनट के लिए आपका वो जो ऑक्शन का जो प्रोसेस है वो 2 मिनट ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाता है। कहता है मैक्सिमम ऑटो एक्सटेंशन फॉर 1 लॉट परमिटेड 10। कहने का मतलब कहता है एक लॉट में मैक्सिमम जो ऑटो एक्सटेंशन लगेगा वो 10 लग सकता है, 10 लग सकता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। तो मोड ऑफ जो बिडिंग है वहाँ से ये आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि IREPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है 30 मिनट्स का होता है। दो सक्सेसिव लोड्स के बीच में जो शेड्यूल्ड इंटरवल होता है वो 10 मिनट्स का होता है। अगर कोई लास्ट के 2 मिनट में कोई बीड क्लोजिंग लास्ट के 2 मिनट में कोई रिसीव होता है तो ऑटो एक्सटेंशन 2 मिनट का लग जाता है। मैक्सिमम ऑटो एक्सटेंशन एक लॉट के लिए जो है कितना परमिट है, 10 परमिट है। अब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे गए हैं। EMD का पूरा नाम क्या होता है, EMD का जो फुल फॉर्म होता है वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके भी एग्जाम में पूछ दे कि EMD का पूरा नाम क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी 1 ईयर और मोर। कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी 1 साल या 1 साल से अधिक होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, 5% ऑफ एनुअल बीड वैल्यू, मतलब एनुअल जो बीड वैल्यू है उसका 5% जो है, 5% जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में दिया जाता है, रखा जाता है।
वही है कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिडिटी लेस देन 1 ईयर। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी 1 साल से कम है तो इस कंडीशन में क्या होता है 5% ऑफ टोटल बिड वैल्यू। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी 1 साल का हो, 1 ईयर का हो या उससे अधिक का हो, तो इसमें क्या होता है कि एनुअल जो बिड वैल्यू है उसका 5% अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है। कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से कम का हो तो उस कंडीशन में जो टोटल बिड वैल्यू होता है उसका 5% जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है। और यह जो डिपॉजिट होता है ऑनलाइन किया जाता है। कहाँ जाकर किया जाता है? तो IREPS के साइट पे जाके किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक वर्ड आएगा रिजर्व प्राइस है। देखिए रिजर्व प्राइस को शॉर्ट में हम लोग RP बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि RP का पूरा नाम क्या होता है, तो रिजर्व प्राइस होता है। कहता है कि इट इज़ मिनिमम प्राइस बिलो दिस कॉन्ट्रैक्ट नॉट पॉसिबल। कहता है कि ACO जो होते हैं, ऑक्शन कंडक्टिंग जो ऑफिसर होते हैं, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी बोली का, किसी भी नीलामी का जो है ना एक बेंच मार्क रखा जाता है, एक बॉटम लेवल रखा जाता है कि उससे नीचे आपका बोली नहीं स्वीकार किया जाएगा। तो उसी तरह से वही जो बॉटम जो लाइन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व प्राइस कहते हैं। तो कहता है कि इट इज़ मिनिमम प्राइस बिलो दिस कॉन्ट्रैक्ट नॉट पॉसिबल। मतलब यह है कि मिनिमम प्राइस होता है कौन, रिजर्व प्राइस, जिसके नीचे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, मतलब उसके नीचे बोली नहीं लगाया जाएगा। ई ऑक्शन में जो है उससे ऊपर ही आपको जाना है, ठीक है, और जो जितना बोली लगाए उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। कहते हैं RP फिक्स्ड बाय ACO। RP जो होता है रिजर्व जो प्राइस होता है इसको फिक्स कौन करता है, ACO करता है। ACO का पूरा नाम क्या होता है, ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर होता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि RP का पूरा नाम क्या होता है, तो रिजर्व प्राइस होता है। क्या RP से, क्या रिजर्व प्राइस से नीचे बोली लग सकता है, तो आंसर होगा नो। कहता है RP को फिक्स कौन करता है, रिजर्व प्राइस को फिक्स कौन करता है, तो ACO करते हैं, मतलब ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर करते हैं। और यह जो होता है इट विल कीप्ट कॉन्फिडेंशियल, यह गुप्त रखा जाता है। कहने का मतलब होता है यह रिजर्व प्राइस कितना है इस नीलामी का, ई ऑक्शन का, वो बताया नहीं जाता है। ACO जो होते हैं, ऑक्शन कंडक्टिंग जो ऑफिसर होते हैं, वो साइलेंटली ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले जो है वो सिस्टम में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है ना। कहता है ACO विल फीड RP इन IREPS बिफोर ऑक्शन स्टार्ट। मतलब ऑक्शन कंडक्टिंग जो ऑफिसर होते हैं IREPS के साइट पे जाकर ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले इसको क्या करते हैं, रिजर्व प्राइस को वो उसमें फीड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कहता है RP विल फिक्स्ड लीजिंग पार्सल स्पेस इन SLR ऑन नॉर्मल टैरिफ रेट एज पर कैटेगरी ऑफ ट्रेन सर्विसेज कंसिडरिंग लमसम लीज्ड फ्रेट rate for running train और complete leasing contracts for the same train। अब यह कहता है कि रिजर्व जो प्राइस होता है, RP जो है आपका रिजर्व जो प्राइस है वो फिक्स कैसे होता है, डिसाइड कैसे होगा कि SLR के लिए उसका रिजर्व प्राइस कितना होगा, पार्सल वैन के लिए उसका रिजर्व प्राइस कितना होगा, ये डिसाइड कैसे करेगा ACO जो है, ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर कैसे डिसाइड करेंगे। तो कहता है कि रिजर्व प्राइस विल फिक्स्ड लीजिंग पार्सल स्पेस इन SLR। SLR में जो पार्सल स्पेस के लिए जो आपका रिजर्व प्राइस फिक्स होगा, इसमें क्या होता है ऑन नॉर्मल टैरिफ रेट, नॉर्मल टैरिफ रेट पे एज पर कैटेगरी ऑफ ट्रेन, मतलब ट्रेन के कैटेगरी उसके सर्विस के अनुसार जो है ना लमसम लीज जो फ्रेट रेट होता है रनिंग ट्रेन का या कंप्लीट लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेम ट्रेन का, उसके अकॉर्डिंग वो लोग एनालाइज करते हैं। वहीं रिजर्व प्राइस विल फिक्स्ड लीजिंग पार्सल स्पेस इन PV। वही पार्सल वैन में जो रिजर्व प्राइस फिक्स किया जाता है वो कैसे होता है, तो कहता है ACO जो होते हैं ऑक्शन कंडक्टिंग जो ऑफिसर होते हैं फिक्स्ड ऑन 1.5 टाइम्स द नॉर्मल टैरिफ रेट इन वन डायरेक्शन फॉर द पार्सल वैन एज पर एप्लीकेबल नॉर्मल टैरिफ रेट एज पर कैटेगरी of train services considering lump sum leased freight rate for running train और complete leasing contracts for the same train। देखिए इसमें क्या होता है, पार्सल वैन में जो रिजर्व प्राइस फिक्स किया जाता है वह नॉर्मल टैरिफ रेट का 1.5 टाइम्स लेके चला जाता है, वो भी वन डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। आइए कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। अब आइए देखते हैं, कहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट में कितना पैसा दिया रखा जाता है। तो कहता है जैसे हम लोग अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पढ़े हैं ना, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर या 1 ईयर से अधिक होता है तो उस कंडीशन में जो एनुअल बिड वैल्यू होता है उसका 5% हम लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर से कम होता है तो उस कंडीशन में टोटल जो बिड वैल्यू होता है उसका हम लोग 5% जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। वहीं सेम चीज़ जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी क्या करते हैं, 5% जो है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर है तो उस कंडीशन में 5% जो है एनुअल बिड वैल्यू का रखते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर से कम है तो उस कंडीशन में टोटल जो बिड वैल्यू होता है उसका हम लोग 5% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको एग्जाम पूछ देगा कि एसडी का पूरा नाम क्या होता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और चीज़ है, कहता है ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है इसको रिफंड कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका ई ऑक्शन पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, जो भी ड्यू वगैरह सब आप क्लियर कर लेते हैं, आपको जो है वो टेंडर जो है कॉन्ट्रैक्ट जो मिल जाता है, तो सब ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जो पैसा रखा गया 5% जो है वो आपको रिफंड कर दिया जाता है। कब? सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये देखते हैं सबमिशन ऑफ बिड्स क्या होता है। देखिए सबमिशन ऑफ बिड्स का मतलब हो गया कि जैसे आप ई ऑक्शन में जो है भाग लिए, सब चीज़ जो है आपका पेपर वगैरह जो भी प्रोसेस वगैरह है सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो है ना बिड शीट जनरेट होता है और यह ऑनलाइन जनरेट होता है, ठीक है ना। और यह जो बिड शीट जो जनरेट होता है वो बिडर को जो है IREPS पोर्टल के थ्रू जो है दिया जाता है, ऑनलाइन दिया जाता है। उसके अलावा आपको जो है SMS है, ईमेल है, ये सेंड किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना ये डिजिटली साइंड होता है, किसके बीच में, ACO जो ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर होते हैं वो, और बीडर्स जो होते हैं, इन दोनों के बीच में जो है ये डिजिटली साइंड भी होता है वो पेपर जो है। कहने का मतलब है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, सब चीज़ हो गया, तो आपका बिड शीट जनरेट किया जाता है ऑनलाइन, या बीडर को भी दिया जाता है IREPS पोर्टल के थ्रू, SMS ईमेल वगैरह भी जाता है। उसके बाद जो है डिजिटली साइन होता है ACO ऑक्शन कंडक्टिंग ऑफिसर और बीडर्स के बीच में। कहता है इफ बीडर्स फेल्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन 5 डेज, कहता है अगर किसी कारण से बीडर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को 5 दिन में साइन नहीं कर पाता है तो ये जो ACO होते हैं, ऑक्शन जो कंडक्टिंग ऑफिसर होते हैं, वो चाहे तो इस जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसका लीजिंग ऑफ पार्सल वैन्स है। पार्सल वैन का लीजिंग कैसे होता है, तो कहता है कि डन ऑन ए राउंड ट्रिप बेसिस बाय ओनिंग रेलवे ऑन इंड टू इंड बेसिस। देखिए लीजिंग ऑफ जो पार्सल स्पेस होता है, ओनिंग रेलवे से वो पार्सल शुरू होता है और डेस्टिनेशन जो आपका स्टेशन है वहाँ पर भेजा जाता है, यह इंड टू इंड बेसिस पे होता है। कहता है किसी कारण से ओनिंग रेलवे लीज पे जो है पार्सल वैन को नहीं बुक कर पाता है, नहीं ले पाता है, तो इस कंडीशन में जो है ना जोनल रेलवे जो होता है अदर इंड का जो जोनल रेलवे होगा वो चाहे तो इस पार्सल वैन को लीज पे जो है ले सकते हैं, लीज आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होता है, उनको प्रायर कंसेंट जो है ओनिंग रेलवे से लेना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। कहता है कि ओनिंग रेलवे जो है आपको इंड टू इंड बेसिस पे क्या करता है, ओनिंग रेलवे से जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ जाना पड़ता है। अगर किसी कारण से अगर आपका ओनिंग रेलवे जो है कोई पार्सल लीज नहीं अरेंज हो पाता है या नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में जो है ना जोनल रेलवे जो अदर जोन का होता है, अदर इंड का जो होता है जोनल रेलवे, वो प्रायर का इन्फॉर्मेशन देकर जो है ओनिंग रेलवे को वो अपना पार्सल लीज आउट कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कहता है लीजिंग ऑफ पार्सल वैन्स फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन। अब इंटरमीडिएट स्टेशन से कहता है पार्सल वैन का लीजिंग कैसे होता है, तो कहता है सेम इसी तरह से है कि ओनिंग रेलवे डेस्टिनेशन रेलवे से जो है ना ये क्या किया जाता है,
प्रायर इन्फॉर्मेशन लेके सब चीज़ देखा जाता है कि हाँ ठीक है, आपके यहाँ से ट्रैफिक नहीं आ रहा है या इनके यहाँ से ट्रैफिक, इन वाले से ट्रैफिक नहीं अरेंज हो पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो इंटरमीडिएट स्टेशन होता है वहाँ से भी जो है ना ये ट्रैफिक वगैरह जो है पार्सल जो है लीजिंग ऑफ पार्सल वैन जो है अरेंज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि ऑपरेशनल क्लियरेंस लिया जाता है किससे, कंसर्न्ड डिवीजन सीनियर DOM से विद इन 15 ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सच रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ओनिंग रेलवे से नहीं हो पाया अरेंज, ट्रैफिक नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में इंटरमीडिएट से भी जो है ना वो अगर पॉसिबल है कि यहाँ से ट्रैफिक मिल पाता है तो जो कंसर्न जो ओनिंग रेलवे है या डेस्टिनेशन रेलवे दोनों को इन्फॉर्म करके जो है ये क्या कहते हैं क्लियरेंस लेके जो है यहाँ से भी इंटरमीडिएट स्टेशन से भी ट्रैफिक को भेजते हैं। कहता है लीजिंग ऑफ पार्सल स्पेस ऑफ SLR फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेशन। वहीं SLR का जो है इंटरमीडिएट स्टेशन से पार्सल स्पेस कैसे लीज पर दिया जाएगा, तो कहता है जो कि इंटरमीडिएट स्टेशन जहाँ से इस पार्सल को लीज पे देना है, अगर वहाँ पे ट्रेन का स्टॉपेज 5 मिनट्स या उससे अधिक है तो आप वहाँ पे ये कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं कि लीजिंग ऑफ जो पार्सल स्पेस होता है SLR का इंटरमीडिएट स्टेशन से किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे उस ट्रेन का जिसका करना है उसका स्टॉपेज 5 मिनट 5 मिनट से उससे अधिक वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि लमसम लीज्ड अमाउंट क्या होता है ये देख लें, तो कहता है कि लमसम फ्रेट अलॉन्ग विथ GST एज एप्लीकेबल पेड ऑनलाइन थ्रू IREPS पोर्टल बाई कॉन्ट्रैक्टर पर ट्रिप डे एट लीस्ट 1 डे बिफोर। देखिए लमसम लीज्ड जो अमाउंट है वो लमसम लीज जो फ्रेट है और उसमें जो अगर GST एप्लीकेबल है तो ये मिलाकर जो है ना कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो है ऑनलाइन पेड किया जाता है। वो किसके द्वारा पेड करता है, तो IREPS पोर्टल जो है साइट है उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्टर पेड करता है पर ट्रिप डे, मतलब प्रत्येक ट्रिप डे बाय डे के हिसाब से वो अति पे करता है और वह एक दिन बिफोर कम से कम जो है ना, मैं कहने का मतलब जिस दिन आपको लोडिंग करना है या जिस दिन वो लीज पे स्टार्ट करना है उसके एक दिन पहले जो है आपको जमा करना पड़ता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्रेस पीरियड रेलवे देती है, तो ग्रेस पीरियड जो है मैक्सिमम 7 डेज दिया जाता है। तो रेलवे कहते हैं हम ग्रेस पीरियड आपको दे रहे हैं लेकिन इसमें आपको जो है ना पेनाल्टी लगेगा। तो पेनाल्टी कितना लगता है, 0.5% ऑफ डिलेड अमाउंट, मतलब जितना बकाया रखा जाता है, जितना डिले अमाउंट होता है उसका 0.5% पेनाल्टी के रूप में पर डे के हिसाब से जो है रेलवे लगाती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ग्रेस पीरियड मैक्सिमम 7 दिन का मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। पेनाल्टी कितना रेलवे लगाती है, 0.5% ऑफ द डिलेड अमाउंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर डे के हिसाब से कहता है कि अगर इस लगातार इफ फेल्स 3 कंटिन्यूअस ट्रेन रनिंग डेज, अगर लगातार 3 रनिंग ट्रेन डिले में, मतलब कहने का मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है पार्टी जो है लगातार 3 कंटिन्यूअस ट्रेन रनिंग डे में लोडिंग, देखिए समझिए क्या कहता है, इफ फेल्स 3 कंटिन्यूअस ट्रेन रनिंग डे, कहने का मतलब अगर लगातार 3 रनिंग अगर ट्रेन में अगर डिले करते जाता है, फेल हो पाता, नहीं जमा कर पाता है, तो उस कंडीशन में जो है ना रेलवे लोडिंग परमिट नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है और EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या SD सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है उसको रख लिया जाता है, ठीक है ना, नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंट है। अब इसके कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना अपील, कॉन्ट्रैक्टर जो अपील करता है DRM को करता है, कहाँ करता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर को करता है, या कंसर्न जो PHOD होते हैं या CHOD होते हैं उनको विद इन 30 डेज ऑफ एक्शन जो है, मतलब जिस दिन का टर्मिनेशन हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को अपील करना पड़ता है, DRM को करें या कंसर्न PHOD या CHOD को करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स है। आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कन रॉन LDC क्लासेस।